पालावी चौहान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था या यूँ बोलें कि राज्य व्यवस्था की क्लासेस शुरू करेंगे। आज का जो कंटेंट है वो कार्यपालिका में है और कार्यपालिका में हम राज्यपाल को पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि बिहार की राज्य व्यवस्था के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, और आपको जो इंडियन पॉलिटी है उसके भी बहुत सारे पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा जीएस के एग्ज़ाम में। बीपीएससी पाठशाला भी चौहान जो है अभी सीरीज चला रहा है बिहार स्पेशल के लिए, स्पेशली 72वीं जो बीपीएससी एग्ज़ाम है उसके लिए, और बिहार में जो भी एग्ज़ाम होते हैं बीएसएससी के और बीपीएससी जो लेती है उसमें जो भी जीएस का पोर्शन है उसको कंप्लीट कराने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए और देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है कि बिहार राज्य व्यवस्था में हमें आखिर क्या क्या समझना है। तो बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम संसदीय प्रणाली पर आधारित जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसकी बात कर लेंगे। फिर हम कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। उसके बाद विधायिका में फिर से राज्यपाल को, विधानसभा निचला सदन जो है और विधान परिषद उच्च सदन उसको पढ़ेंगे। फिर न्यायपालिका की बात करेंगे, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की बात होगी जिसमें। पंचायती राज की बात करेंगे जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात करेंगे। उसके बाद नगर प्रशासन और नगर स्वशासन की बात करेंगे जिसमें नगर निगम और नगर पालिका की बात होगी। फिर प्रशासनिक व्यवस्था क्या है बिहार राज्य में उसके बारे में देखेंगे। राज्य के वित्त आयोग के बारे में समझेंगे। महाधिवक्ता कौन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, क्या कार्य होता है वो समझेंगे। मुख्य सचिव के बारे में भी उसकी कार्य प्रणाली को समझेंगे। फिर राजनीतिक स्थिति क्या है बिहार में, वर्तमान चुनाव में क्या क्या हुआ था, कितनी सीटें आई थी, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, कौन से मुख्य दल हैं, अभी किसकी सत्ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर राज्य निर्वाचन आयोग को देख लेंगे एक बार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देख लेंगे। बिहार में महिला आरक्षण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर जातिगत जनगणना जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था बिहार में उसके बारे में जानेंगे कि कौन सी जाति कौन सी जनगणना में क्या है, किस जगह पे आती है। और फिर धर्म को पढ़ेंगे, कौन सा धर्म बिहार में किस स्थान पे आता है। राज्य सूची के विषय पढ़ लेंगे क्योंकि चूंकि बिहार राज्य है तो राज्य सूची के विषय जो है उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेंगे। और फिर लास्ट में बिहार की राज्य व्यवस्था में जो कुछ इंपॉर्टेंट इनमें से कोई तथ्य छूट जाएगा, महत्वपूर्ण तथ्य, उसकी चर्चा कर लेंगे। तो ये 10-12 वीडियोज़ में, 10 वीडियो के आसपास में ये पूरा आपका पॉलिटी समाप्त हो जाएगा बिहार का। लेकिन जब ये पॉलिटी समाप्त होगा तो पॉलिटी का भी बहुत सारा पोर्शन, इंडियन पॉलिटी का बहुत सारा पोर्शन आपका इसी में पूरा हो जाएगा। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है। चलिए सबसे पहले हम संसदीय प्रणाली पर आधारित बात करते हैं और आज की वीडियो में कार्यपालिका उसमें राज्यपाल की बात करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या है पढ़ने के लिए हमारे लिए। संसदीय प्रणाली पर आधारित व्यवस्था है। तो संसदीय प्रणाली क्या है? एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, जिससे दोनों के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है, उसको हम संसदीय प्रणाली पर आधारित राज्य व्यवस्था कहते हैं। जहां कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जहां नहीं होती उसे नहीं कहते। राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत, राष्ट्रपति प्रणाली बोलिए या अध्यक्षात्मक प्रणाली बोलिए जो अमेरिका में है, उसके विपरीत जिसमें शक्तियों का पृथक्करण, पृथक्करण का अर्थ मैंने लिखा है यहाँ पर, सरकार की शक्तियों को उसके 3 प्रमुख अंगों, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है और न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करती है, ये तीनों शक्तियों का पृथक्करण होता है और इन तीनों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित करके जो है वो संसदीय प्रणाली को रखा गया है। ऐसा राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। संसदीय प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका को एकीकृत करता है, एक साथ मिलाकर चलता है, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होती है। इस प्रणाली में, मतलब कि संसदीय प्रणाली में, सरकार के जो प्रमुख होते हैं वो आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं। हम राज्य की बात करेंगे तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री होगा, और उनका जो चुनाव हो विधायिका में बहुमत प्राप्त दल से होता है। जैसे आप अगर वहां जाओगे केंद्र में तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा प्रधानमंत्री, और राज्य में विधानसभा में बहुमत दल का जो बहुमत प्राप्त जो दल होगा उसका नेता होगा मुख्यमंत्री। जबकि राष्ट्राध्यक्ष संवैधानिक सम्राट या औपचारिक राष्ट्रपति, और आज की स्थिति में वो राज्यपाल होते हैं। तो इस तरह से संसदीय प्रणाली में जो बहुमत प्राप्त नेता होता है विधायिका का वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है, और जो संवैधानिक प्रमुख है, जो औपचारिक प्रमुख है, वो है राष्ट्रपति, और आज की स्थिति में राज्यपाल होता है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और भारत जैसे देश संसदीय प्रणाली के उदाहरण हैं, और भारत के राज्यों में भी ऐसी ही व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ही है। और बिहार भी राज्य है तो यहाँ भी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है। तो ये जो है वो मैंने इसलिए समझाने का प्रयास किया कि मेंस में इससे प्रश्न आते हैं, संसदीय प्रणाली पर कुछ भी लिखने के लिए आएगा, और आप इसको समझोगे नहीं तो आगे के सारे टॉपिक आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आपको मैंने समझाया कि संसदीय प्रणाली पर आधारित व्यवस्था क्या होती है। आगे चलते हैं।
आगे हमें कार्यपालिका पढ़ना। सबसे पहले कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ना है। आज की वीडियो में हम राज्यपाल पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। जो प्रश्न है PYQ में जो आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में, वो भी देखेंगे IAS और PCS में, और फिर मेंस के लिए भी मैं आपको प्रश्नों को बताऊंगा किस तरह से आप उसको डील करोगे। तो कार्यपालिका सरकार का वह प्रमुख अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करता है और देश या राज्य का दैनिक प्रशासन चलाता है। कार्यपालिका मतलब जितने भी ऑफिसर होते हैं वो सब। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। अब राज्यपाल की बात करते हैं। कार्यपालिका हो गया, राज्यपाल आ गए। राज्यपाल में जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। देश का कौन होता है? राष्ट्र का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राज्यपाल क्या करता है? वो केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और इसके पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और विवेकाधिकार भी होते हैं। हम एक एक करके सारी शक्तियों को पढ़ेंगे। पहले इनकी नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। तो राज्यपाल के पास जो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, जो केंद्र और राज्य के बीच कड़ी का काम करता है और इसको संविधान में कुछ शक्तियां दी गई हैं। उन शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी, विधायिका संबंधी, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक, आपातकालीन और कुछ विवेकाधिकार भी मिले हुए हैं। उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले नियुक्ति की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 153 के तहत नियुक्ति की बात की गई है संविधान में। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि राज्यपाल कोई भी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक पद धारण करेगा। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग है कि राज्यपाल पे कभी कभी महाभियोग की बात होती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत बना रहे, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो राज्यपाल बना रहेगा। अब आप अनुच्छेद की बात करते हैं तो ऐसे आप देखोगे तो अनुच्छेद 151 से फिर आगे 61, 62, 63, फिर 200 वाले में 3-4 अनुच्छेद। तो आपको सारे अनुच्छेद नहीं याद करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसी को बार बार पढ़ना, यहीं से प्रश्न आएगा। तो अनुच्छेद 153 में एक राज्यपाल होगा, 155 में नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अनुच्छेद 156 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करेगा। कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष का होता है। जिस दिन पद ग्रहण करेंगे उस दिन से राज्यपाल का जो पद ग्रहण के बाद 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। पद त्याग, कैसे पद त्याग करते हैं, त्याग पत्र कैसे दे सकते हैं? तो राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर लिखित, खुद लिखना पड़ेगा, प्रिंट आउट नहीं, खुद हस्ताक्षर लिखित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। नियुक्ति होने का पात्र कौन है? कौन राज्यपाल बन सकते हैं? तो अनुच्छेद 157, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये 2 चीजें हैं। अब हम शक्तियों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका शक्तियां क्या है। अनुच्छेद 154 में है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, है ना, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। उसी तरह राज्यों में वही सब जो पोस्ट नीचे आता रहता है, जैसे महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, ये सब की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। कार्यपालिका की यही शक्ति है इनकी, जो अनुच्छेद 154 में वर्णित है। आगे है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्ति देखते हैं। सत्र बुलाने, अनुच्छेद 174 में बोला गया है कि सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को है, ये शक्ति मिली है उसे। विधानसभा भंग करने की शक्ति राज्यपाल को है। अभिभाषण करने, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके तहत है? अनुच्छेद 213 के तहत है। जो अनुच्छेद मैंने यहाँ पे लिखा है उसको याद कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आएगा, इधर उधर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। और विधेयकों को स्वीकृति देने या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है, ये भी अधिकार से प्राप्त है। ये सब राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है कोई भी विधेयक को, वो अनुच्छेद 200 में रहता है, वर्णित है। वे विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत भी कर सकते हैं। ये भी शक्ति जो है राज्यपाल की विधायी शक्ति में आता है। अब राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। तो वे राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहते हैं, उसको राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं, जैसे राष्ट्रपति वहां रखवाते हैं प्रथम भाषण में। और मुख्य रूप से राज्य के धन और बजट पर नियंत्रण से संबंधित शक्तियां भी राज्यपाल के पास होती हैं। अब राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। अनुच्छेद 161 में इसका वर्णन है कि राज्यपाल के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी दी गई हैं। इसके तहत वो सजा को कम कर सकता है, माफ या निलंबित भी कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता, केवल स्थगित या कम कर सकता है, क्योंकि मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है, उनका पदस्थापन करता है और पदोन्नति भी करता है। ट्रांसफर करना या फिर उनको पदोन्नति देना,
और नियुक्ति करना जिला न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के परामर्श से, ये भी काम राज्यपाल का ही है। अब राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं तो संवैधानिक विफलता होता है तो एक अनुच्छेद 356 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। संवैधानिक विफलता, जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य की स्थिति है वो खराब हो रही है और जो सरकार है, अभी जो मौजूदा सरकार है किसी भी राज्य में, वो संवैधानिक रूप से विफल हो रही है, तो उस मामले में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश या रिपोर्ट वो कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। इस दौरान वे केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का प्रशासन संभालते हैं। जब एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया तो फिर कोई मुख्यमंत्री या कोई भी अधिकारी वहाँ पे राज्य शासन नहीं कर पाएगा। जो राज्यपाल हैं वो राज्य का प्रशासन संभालेंगे और अध्यादेश जारी करने जैसे विशेष अधिकार भी राज्यपाल रखते हैं। बिहार में अगर 356 की बात करें अनुच्छेद की, तो अब तक 8 बार प्रेसिडेंट रूल अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जा चुका है। 8 बार लगा है बिहार में, ध्यान रखिएगा। पहली बार कब लगा था? 29 जून 1968 को, और आखिरी बार कब लगा था? 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक। 2005 के बाद पिछले 21 सालों में प्रेसिडेंट रूल कभी भी बिहार में नहीं लगा है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की बात करते हैं। कुछ शक्तियां हैं जो विवेक के आधार पे उनको मिली गई है निर्णय लेने की शक्ति, वो देखते हैं। तो अनुच्छेद 163 की बात होती है जिसमें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की बात होती है। इसके तहत अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को कुछ विशेष मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने विवेक से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। जैसे राज्यपाल जितने भी कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में वह अपने विवेक से भी निर्णय ले सकता है। ये विवेकाधीन शक्तियां मुख्य रूप से त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जैसे मान लो कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और वैसी स्थिति बन गई तो किसको मुख्यमंत्री के लिए बुलाया जाए, उसकी नियुक्ति, सरकार को बर्खास्त करना, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाना, उसकी सिफारिश करना, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा तो मुख्यमंत्री का जो है अधिकार वो समाप्त हो जाएगा, तो कभी भी वो मंत्रिपरिषद इसकी सलाह नहीं देगा कि आप हमारे राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो ये भी उनके विवेकाधीन शक्तियों में आता है, प्रेसिडेंट रूल लगाना आर्टिकल 356 के सिफारिश पर। और राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित करने अनुच्छेद 200 से संबंधित है। ये विवेकाधीन शक्तियां हैं। मतलब अगर किसी भी विधेयक पर राज्यपाल को लगता है कि इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए विचार करने के लिए, जो कि आर्टिकल 200 में वर्णित है, तो ये भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। इस तरह से हमने राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी, विधायी संबंधी, वित्तीय संबंधी, न्यायिक संबंधी, आपातकालीन संबंधी और विवेकाधीन शक्तियों को समझा। अब आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। आगे कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। तो बिहार में कई सारे राज्यपाल हुए थे। जो प्रथम राज्यपाल हुए अंग्रेजों के टाइम में वो थे, उनका नाम था सर जेम्स सिफ्टन। स्वतंत्रता के दौरान 1946-47 के आसपास, जिस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चरम पर था और भारत स्वतंत्र होने ही वाला था, उस समय जो राज्यपाल थे वो थे सर डफ रो। स्वतंत्रता के ठीक बाद 1947 में, आप बोल सकते हो 15 अगस्त 1947 ये डेट है, उस दिन कौन राज्यपाल थे? उस दिन राज्यपाल बन गए थे जयराम दास दौलतराम। तो ये पहले स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो राज्यपाल बिहार के हैं वो हैं जयराम दास दौलतराम। वर्तमान में कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, ये सेवानिवृत्त आर्मी अफसर हैं। ये हैं हमारे बिहार के 43वें 43rd गवर्नर राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, ये नाम याद रखिएगा। 2 राज्यपाल जो आगे जाके राष्ट्रपति भी बने, उनमें बिहार के जो राज्यपाल थे जो आगे जाके प्रेसिडेंट बने, उनमें एक थे जाकिर हुसैन और दूसरे रामनाथ कोविंद, जो भी हाल में थे। कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए भी दिया है, और मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तो आप इसको लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे अगर राज्यपाल पे ऐसे प्रश्न आते हैं तो राज्यपाल के अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है। भाग 6 में राज्यपाल के अधिकारों का उल्लेख है, और राज्यपाल के पास विधेयक के संबंध में वीटो पावर भी है। वीटो पावर को समझते हो, उसको विधेयक को निरस्त कर देना या फिर से दोबारा से सही तरीके से लाने के लिए बाध्य कर देना। अब राज्यपाल से जुड़े कुछ विवाद हैं जिनको आप समझिए, यह बात आपको पता होनी चाहिए। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जिनको बाद में बिहार भेज दिया गया था, जो अभी हटे हैं, उनके जगह पे अता हसनैन हैं। तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखने पर विवाद रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक बिल नहीं रोक सकते। हालांकि ये चीज बाद में उलट जाएगा। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच सीधा टकराव होता रहा। कहाँ? मुख्य रूप से केरल और पश्चिम बंगाल में। राज्यपालों द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने में देरी करने या भाषण के दौरान राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करने पर भी विवाद हुए हैं। क्या होता है कि जब विधानसभा सत्र बुलाते हैं और प्रथम भाषण राज्यपाल का होता है
हर सत्र से पहले, तो उस समय ना एक मंत्रिमंडल के संस्तुति पर एक ड्राफ्ट दिया जाता है जो राज्यपाल पढ़ के सुनाते हैं। उसमें सरकार की नीतियां होती है, कई बार राज्यपाल उसे पढ़ने से मना कर देते हैं, तो इस पर भी विवाद हुआ है। विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों पर केंद्रीय सत्ताधारी दल के इशारे पर काम करने और समानांतर प्रशासन चलाने के आरोप लगते रहते रहे। ये स्थिति दिल्ली में देखने को मिली है, बंगाल में देखने को मिला है। उसमें ये देखा गया है कि जो राज्यपाल हैं या उपराज्यपाल हैं, वो जहाँ पे केंद्र में जो सत्ता है उसके विपक्ष वाला पार्टी का शासन है, वहाँ पे वो सत्ताधारी दल के इशारे पर काम नहीं करना चाहते और अपनी समानता सरकार चलाना चाहते हैं। हालांकि ये विवादित विषय है, इसमें आपको आंसर राइटिंग में पढ़ना नहीं है, आपको वही लिखना है जो बिल्कुल सटीक हो और बीच का रास्ता आपको अपनाना है, तभी आपका सुटेबल आंसर बन के आएगा। एक पक्ष में जाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तमिलनाडु में नीट से छूट के लिए पारित विधेयक पर राज्यपाल की असहमति विवाद का भी कारण बन गई थी। और एक जो मेन चीज़ है ये आप समझिए, नवंबर 2025 में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि न्यायालय राज्यपालों या राष्ट्रपति पर विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए निश्चित समय सीमा नहीं लगा सकते। यह निर्णय 16वें राष्ट्रपति संदर्भ अनुच्छेद 143 के बाद आया, जो तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2025 मामले में विवाद के कारण शुरू हुआ था। विवाद के कारण जो पहला डिसीजन आया था वो ये आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये कहा था कि राज्यपाल जो है वो बहुत टाइम तक, अनिश्चित काल तक बिल नहीं रोक सकते। अब उन्होंने बोला नवंबर 2025 में कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, कोर्ट तय नहीं करेगी कि निश्चित समय सीमा क्या हो। तो इस तरह से हमने ये सारी बातें राज्यपाल के बारे में पढ़ा। जो मेन अनुच्छेद था मुख्य, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप उस अनुच्छेद को अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार वीडियोज को पढ़िएगा। 15-20 मिनट का वीडियो है। यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न आएगा प्री में, मेंस में, आप बिल्कुल अच्छे से लिख पाओगे और आपको मार्क्स मिलेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। आगे आईएएस में, पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं, प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस जो मैंने प्रश्न लिखा वो कुछ प्रश्न हैं, और भी ज़्यादा प्रश्न होंगे जिसके लिए मैं आप सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो अभी देखते हैं मैंने किन प्रश्नों को रखा है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 213। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 157, 158 में ये वर्णित है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। इसका 22 वर्ष भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल के लिए सही नहीं है? उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग नहीं बल्कि राष्ट्रपति की इच्छा मायने रखती है। आपने पहले पढ़ा है, मैंने पढ़ाया कंटेंट में, कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। आप लाख महाभियोग ले आओ, जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे राज्यपाल वहां से नहीं हटेगा। राज्य में विधान परिषद के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल करते हैं। 1/6 सदस्य, जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। ठीक है, विधान परिषद में जैसे राज्यसभा होता है वैसे विधान परिषद होता है राज्य में। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 164। क्या एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद से यह स्थिति आई है। प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। सिर्फ अध्यक्ष नहीं, सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 163। राज्यपाल को कुछ कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मैंने पढ़ाया आपको आर्टिकल 356 में। और अगर किसी विधेयक को रोकना है और या फिर किसी विधेयक को विचारार्थ राष्ट्रपति के पास भेजना है, इसके लिए वो अपने विवेक का अधिकार का शक्ति का प्रयोग करता है, ना कि मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है, राज्य मंत्रिपरिषद की। तो इस तरह से हमने प्री के क्वेश्चन पढ़े। अब जो एरो इसलिए है कि हम आगे जा रहे हैं और मेंस में देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे। तो आईएएस और पीसीएस में पूछे गए प्रश्न मुख्य परीक्षा में या कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्या राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन एक पद है? क्या राज्यपाल को एक स्वतंत्र संवैधानिक पद माना जा सकता है? इस पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आलोक में चर्चा करें। इसमें आप राज्यपाल के पद, चूंकि केंद्र सरकार का ही प्रतिनिधि होता है, तो उससे रिलेट करके आप आंसर राइटिंग करोगे। और राज्यपाल चूंकि होता तो है पद जो मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करता है राज्य में, लेकिन वो अपने भी फैसले सुनाना चाहता है, अपने फैसले लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। साथ में जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी तमिलनाडु वाले केस में फैसला दिया है उसके बारे में चर्चा कर सकते हो। तो इसके लिए जो मैंने कंटेंट दिया है उससे भी आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकते हो। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और उनके संवैधानिक दायित्वों के बीच संतुलन पर चर्चा करें, विशेष रूप से सरकार के गठन के समय। अब देखिए सरकार के गठन समय क्या होता है, विवेकाधीन शक्तियां क्या होगी? 356 वाली बात होगी,
विधेयक को रोकने वाली बात होगी, विचारार्थ राष्ट्रपति को भेजने वाली बात होगी किसी भी बिल को, और संवैधानिक दायित्व तो क्या है कि भाई मंत्रिमंडल ने जो बोला उसको आप पास कर दीजिए उस विधेयक को। तो इन सब पर चुन चर्चा करना है, आप कंटेंट से निकाल सकते हो, वैसे जो आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है। केंद्र राज्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण में राज्यपाल की भूमिका पर टिप्पणी करें, सेम चीज। बिहार में गठबंधन सरकारों के दौर में राज्यपाल की भूमिका पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। आपको ध्यान रखना है, टिप्पणी, आलोचनात्मक टिप्पणी, चर्चा करें, ये सबका अलग अलग मीनिंग होता है आंसर राइटिंग में। तो ये सारे जो प्रश्न है ना, जैसे राज्यपाल का पद केंद्र के इशारों पर चलने वाला औजार बन गया है, बिहार के संदर्भ में चर्चा करें, मूल्यांकन करें, केंद्र द्वारा राज्य में विपक्षी दलों की सरकार को स्थिर करने के राज्यपाल के पद का उपयोग करती है केंद्र सरकार। तो ये सब आंसर राइटिंग आप मेरे कंटेंट से कर सकते हो, काफ़ी कंटेंट है आपके पास। और नहीं अगर कर पाए तो जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, मैं अंत में हर टॉपिक पर, जैसे मान लो राज्यपाल एक टॉपिक है तो उस पर मैं आपको 500-600 शब्दों में कैसे आंसर राइटिंग करते हैं मेंस का, उसकी पूरा फॉर्मेट बना के पॉइंट वाइज समझा दूंगा, लिखवा दूंगा, पीपीटी डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा। आप वहाँ से आंसर राइटिंग करना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। प्री की तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी भी मैं साथ साथ करा रहा हूँ आपको। आज की इतना ही है इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम राज्य की कार्यपालिका और के अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, फिर कार्यपालिका से आगे बढ़ेंगे, विधायिका और न्यायपालिका सब पढ़ेंगे। तो बीपीएससी पाठशाला ये चैनल था, आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। 21-22 मिनट का वीडियो बन गया है, ज़्यादा लंबा नहीं है, इतना कंटेंट तो देना ही पड़ेगा वरना आप एग्जाम कैसे पास करोगे। आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा और चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।